कुछ अपना टॉपिक स्टार्ट किया था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का, कि डेटा को हम इफेक्टिवली कैसे हमें प्रेजेंट करना है ताकि जब डेटा पढ़ने की बात आए तो हम बड़ी आसानी से उस डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो कैसे हम डेटे को प्रेजेंट करें। अब वो डिपेंड करता है कि वो जो डेटा सेट है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की उसमें पहले तो वो डेटा सेट जो था वो क्वालिटेटिव डेटा था, लाइक कुछ इस किस्म का। और 3 मेथड हमने पढ़ने हैं, डेटा प्रेजेंटिंग थ्रू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड थ्रू स्टेम एंड लीफ। फिलहाल हम ये दो मेथड से हम इनको कर रहे हैं। डेटा था क्वालिटेटिव, और किस तरह से हमने उसका टेबल बनाना था। सिंपली जितनी उसकी कैटेगरीज थी वो आप एक्स कॉलम में प्लेस कर दोगे और अगेंस्ट द कॉलम उसमें जितनी वैल्यूज हैं वो आप लोग नोट कर दोगे। फिर आपको बताया गया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या और कैलकुलेट कैसे करनी है, और टेक्निकली हमने पहुंचना था परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पे। डेटा 2 तरह से प्रेजेंट किया जाता है, एक एब्सोल्यूट नंबर्स में और दूसरा परसेंटेजेस में। अब देखें, आजकल भी मैं अक्सर रेलेवेंटली एग्जांपल आपको कोट करता हूं कि कोविड के कितने पेशेंट हैं, कल कितने डिटेक्ट हुए। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी न्यूज में आपको ये बताया जाए कि जी कल पाकिस्तान में कोई 6535 केस रिपोर्ट हुए। वो कहते हैं जी कि 6.33% कोविड की रेशो चल रही, पता नहीं डिटेक्शन की। यानी 100 लोगों का अगर हमने चेक किया तो वहां पर 6.33% जो लोग थे उनको कोविड का जो वायरस था वो आइडेंटिफाई हुआ। तो परसेंटेज फॉर्म में, और यही ज्यादा कंपैटिबल है। आप बात करें कि जी इंडिया में, फर्ज करें आप कहते हैं कि जी इंडिया में तो 10,000 लोगों को कोविड का वायरस डिटेक्ट हुआ और पाकिस्तान में सिर्फ 5,000। इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है, तो इस हिसाब से पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा वायरस डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो परसेंटेज बात करेंगे तो ये समझा जाएगा इंडिया में भी 100, पाकिस्तान में भी 100। हाँ, इंडिया की अगर वो 7% है, हमारी 6.33% है, तो हम कहेंगे दोनों तकरीबन एक जैसे ही हैं। तो नंबर हमें धोखा दे रहा था, इसीलिए हम परसेंटेज में डेटे की बात करते हैं कि अगर बेस वैल्यू को डिफरेंट हो, टोटल वैल्यू डिफरेंट हो, तो आप कहते हैं कि इस तरह से तो सब सेंसेबल नहीं है, आप परसेंटेज में बताएं ताकि हम ज्यादा इफेक्टिवली उनका कंपैरिजन कर सकें। तो परसेंटेज आउट ऑफ 100, और इसके अलावा भी अगर आपने किसी में कन्वर्जन करनी हो तो ये बड़ा एक वैलिड कैलकुलेशन है जिसे मैं आउट ऑफ 1 का नाम देता हूं ना, और उसके बाद आप जिधर मर्जी से मोल्ड कर लें, आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 60, एनीवन। इसके बाद हमने डिस्क्रीट डेटे को प्रेजेंट किया। डिस्क्रीट डेटा ऐसा डेटा, अच्छा डेटा देख के नहीं बताना आपने कि ये तो होल नंबर है, डेटा नहीं देखना आपने, सेंस देखनी है कि डेटा किस चीज का है। यहां से हमें पता चला, अगर मैं डेटा ना भी देखूं और सिर्फ यहां से नोट करूं कि ये डेटा दिया गया है कि कितने जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर कोई वायरस अटैक आया है, कोई बीमारी आई है जिसकी वजह से वो डेड हो गए हैं, सूख गए हैं, खराब हो गए हैं, तो ये तो होल नंबर में होगा ना। इसको देख के ही हमने डिसाइड कर दिया कि ये डेटा डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है ना। उसके बाद उसी तरह से इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आपने यहाँ पर मार्क कर देनी है। टैली कॉलम का पता है, इसके लिए डेटा एक दफा रीड करना पड़ेगा एंड देन आगे फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी, और फिर उसी तरह से रिलेटिव ऑफ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ग्राफ इसका भी सिंपल बार चार्ट विद गैप, चूंकि इनमें गैप है, ठीक है ना, सिंपल बार चार्ट। इसके बाद फिर एक और ग्राफ हमने डिस्कस किया कि पाई चार्ट, अनदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा। टेक्निकली हम प्रेफर करते हैं कि जैसे इंसान एक ही तरह की चीज कर करके उकता जाता है ना, तो हम भी शायद इस प्रेफर अपने स्टूडेंट्स को करते होते हैं कि यार एक तरह का ग्राफ ना बनाओ, मुख्तलिफ बनाओ ताकि टेस्ट वेरी करता नजर आए। जैसे कभी कंपोनेंट बना दिया, बार को हिस्से कर दिए, ये भी समझे सर्कल के कंपोनेंट्स ही है ना।
तो सर्कल में जो हिस्से हम करते हैं या सेगमेंट या कंपोनेंट्स करते हैं वो एंगल से। तो एंगल कैसे कैलकुलेट करना है किसी भी सेक्टर का, किसी भी पोर्शन का, वही कंसेप्ट यूज किया, आउट ऑफ 1 और आउट ऑफ 360 वाला, एंड देन बाकी वैल्यूज हमने डिटरमिन कर दी। यहां तक हमने लास्ट टाइम एक्चुअली डिस्कस किया था और मैंने एक क्विक रिव्यू आपको दे दिया। अब जहां तक अगर किसी ने कोई क्वेश्चन क्यूरी करनी है तो पूछ सकता है। ठीक है जी, चले। अच्छा जी, आज जो है वो भी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ही है, और आज का हमारा है अगर वो वेरिएबल कॉन्टिन्यूस हो। क्वालिटेटिव कर लिया, डिस्क्रीट कर लिया और कॉन्टिन्यूस। और ये जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का टेबल है, इसमें हम थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे, या आप ऐसा समझ लें कि जो हमने नेक्स्ट अपना कुछ न्यूमेरिकल वर्क करना है उसमें ज्यादातर हमने यही कंटिन्यूस वेरिएबल का डेटा ही जो है वो उसमें यूज करना है। तो पहले तो हम डेटा पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ 30 वीट प्लांट्स। 30 कोई वीट के प्लांट्स लिए गए, गंदम के पौधे, और उनकी हाइट मेजर की गई। अब आपने सिर्फ ये देखा है कि ये डेटा सेट हाइट का है, और हाइट जो है पॉसिबली डेसिमल्स में आ सकती है ना। ये तो नहीं कि जी कोई प्लांट 3 फीट का होगा तो फिर 4 फीट ही पॉसिबल नेक्स्ट उसकी मेजरमेंट हो सकती है, 3.2 या 3.1 पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यहीं से सिर्फ आपने नोट किया और डिसाइड कर लिया कि अब ये वेरिएबल कॉन्टिन्यूस है। मैंने कहा था डेटा तो मैंने देखा भी नहीं, लेकिन सिर्फ आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करना और सेंस कर ली कि ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। टेकन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल एरिया, कंस्ट्रक्ट a frequency distribution and appropriate graphs to explain। वही क्वेश्चन। और एक कल भी मैंने आपको बोला कि अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो नहीं आएगा ना कंस्ट्रक्ट द टेबल। उसने कौन सा पेपर आपको दिया हुआ जहां आप कंस्ट्रक्ट करेंगे और वो आपसे चेक करके बताएगा कि हाँ जिसने ठीक किया है। वो एक आध क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी किसी की पूछ सकता है, वो पाई डायग्राम में एंगल ऑफ अ सेक्टर पूछ सकता है, सिचुएशन देके ये पूछ सकता है कौन सा ग्राफ इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो ये दो। और जैसे मैंने कहा कि एग्जाम में आए हुए हैं कि सिंपल बार चार्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं, वर्टिकल दोनों बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से पॉसिबली जो ग्राफ के रेलेवेंट क्वेश्चन है। अब जब नीचे हमने डेटा देखा है तो एक प्लांट जो था उसकी हाइट 87 सेंटीमीटर थी। हाइट दी नहीं हुई, यानी कि यूनिट्स नहीं दिए हुए, तो आप समझ लें सीएम में थे। हाइट इन सीएम था। तो 91 सीएम सेंटीमीटर, 89 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, 89, 91 एंड सो ऑन। तो यहां तक ये 30 वीट प्लांट्स थे, 30 इंडिविजुअल थे। यहां इंडिविजुअल वीट प्लांट है, कैरेक्टरिस्टिक नोट किया गया हाइट पॉसिबली डेसिमल में आ सकती है, तो दैट्स व्हाई ये एक कंटीन्यूअस वेरिएबल है। अब इस हाइट का ये वही डेटा है जो मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने जरा उसको वर्टिकली लिख दिया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं इस डेटे को देख कर बताएं कि कितने प्लांट्स इसमें ऐसे हैं जिनकी हाइट 98 सीएम या उससे भी इवन कम है, आप बता सकते हैं ना। लेकिन काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा, 9 10 बता सकते हैं। और अगर पूछा जाए कि 105 सीएम से ज्यादा हाइट वाले कितने हैं, आप कहें जी ठीक है बता देते हैं, फिर गिनना स्टार्ट कर दें आप, ऐसे ही है ना। यानी कि आपको इस डेटे को, कोई भी डेटा से कोई इंफॉर्मेशन देखनी हो तो आपको वो पिक्चर क्लियर नहीं है, इसलिए कि आपने ठीक तरह से इस डेटे को लिखा नहीं है। पूछा जाए ज्यादा प्लांट्स की हाइट कितनी बनती है या कहां से कहां तक है, अगेन कंफ्यूजिंग। मैंने इसी डेटा सेट का एक जरा टेबल बना दिया।
ये वाला, और इसमें लिखा हुआ है 86 cm से 90 cm की रेंज में 6 प्लांट्स हैं, 91 cm से 95 cm की रेंज में 4 प्लांट्स हैं, एंड सो ऑन। और ये 30 प्लांट्स की डिटेल आपके पास आ गई। मेरा ख्याल अब बड़ा आसान है, बड़ा पिक्चर आपको डेटे की फीचर्स बड़े क्लियर हो गए कि मैक्सिमम प्लांट्स जो हैं वो 96 से 100 cm की रेंज में आ जाते हैं। सिर्फ एक प्लांट ऐसा है जो 111 से 115 की रेंज में आता है। कोई भी प्लांट 115 की रेंज से ज्यादा नहीं है, कोई भी प्लांट 86 की रेंज से कम नहीं है। बड़ा बड़ा वाजे पिक्चर हो गई। आगे ब्लरी पिक्चर थी डेटे की, नजर नहीं आ रहा था आपको खास, अब बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, जैसे ऐनक लग गई आपको, और बड़ा क्लियरली आपको डेटे के फीचर्स क्लियर हो गए। तो बड़ा अट्रैक्टिव वे है टेबल की मदद से। अब क्वेश्चन ये है कि ये ठीक है, आप पूछ सकते हो मुझसे कि सर आपने टेबल तो बना दिया है और बड़ा हमें इंफॉर्मेटिव वाकई नजर आया है, लेकिन आपने बनाया कैसे है? मतलब कि मैंने इसको, अगर मैंने क्लासेस का नाम दिया है, ग्रुप्स कह दें, क्लासेस कह दें, तो क्लासेस मैंने लिखी हुई हैं 6। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अगर किसी डेटे के ग्रुप्स बनाने हो तो क्या 6 ही ग्रुप्स बनाने हैं, 5 नहीं बना सकते, 10 नहीं बना सकते? तो कितने ग्रुप हमने बनाने हैं ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? इसलिए कि पिछले डेटे में तो हमें पता था कि जी मैक्सिमम 0 है, मिनिमम 0 है, और हमने 4 तक जाना है, और पॉसिबली 0 के बाद 1 ने आना है। तो आपने कहा 3-4 ही बनते, सारे लिख देते हैं। यहां जरा डिफरेंट है, इसलिए कि चले आप कहें जी हमें 87 मिनिमम नजर आ रही है, ठीक है, मैक्सिमम 112 नजर आ रहा है, ओके, 87 के बाद हाइट है ना, आप कहें डेसिमल में भी आ जाएगा, तो क्या फिर सारी वैल्यू लिखनी है? ये नहीं ना लिखनी, इसीलिए मैंने ग्रुप्स बना के लिखे कंटिन्यूस डेटा में, इसीलिए मैंने वैल्यूज को ग्रुप्स बना के लिखा हुआ है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि हम सारी की सारी वैल्यूज को लिखना स्टार्ट कर देते जो 87 के बाद हो सकती थी। ये नहीं देखना आपने डेटे में क्या है, आपने तो सब कुछ लिखना है। कितना तक? 112 तक, फिर देखेंगे कितनी वैल्यू कौन कौन सी आ रही है। तो ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इनके ग्रुप्स या क्लासेस बना के आपको बताया। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आप मुझसे करेंगे कि जी कैसे डिसाइड करते हैं कि इस डेटा के कितनी क्लासेस या ग्रुप्स होने चाहिए। एक ये मैंने आपको आंसर करना है। मैं आपकी जानब से क्वेश्चन कर रहा हूं और खुद जवाब दे रहा हूं, क्योंकि अभी आप फेमिलियर नहीं है, लेकिन आपके ज़हन में जरूर ये क्वेश्चन चल रहे होंगे। मैंने समझ लिया आपके दिमाग से क्वेश्चन रीड कर लिया है और मैं उसका आपको आंसर खुद ही दूंगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहा है वो ये है कि मैंने क्लास को 86 से इसका स्टार्ट लिया और 90 पे जाके मैंने इस क्लास का एंड करके फिर अगली क्लास बनानी स्टार्ट कर दी। ग्रुप कहते हैं, क्लास कहते हैं। अब आपके ज़हन में होगा कि जी क्या ये कैसे डिसाइड करना है, जो क्लास बनानी स्टार्ट करनी है उसका एंड कहां पर करना है और अगली क्लास का स्टार्ट कहां से लेना है? ये है सेकंड क्वेश्चन। क्लास की लेंथ कितनी होनी चाहिए? ये लेंथ है ना, 86 से स्टार्ट होके 90 तक, या विड्थ कह दें। इसे हम टेक्निकली स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में क्लास इंटरवल का नाम देते हैं। तो क्लास इंटरवल कितना रखना है, ये आपकी जानिब से मुझसे सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कितनी क्लासेस, और सेकंड क्वेश्चन है हर क्लास का कितना इंटरवल। थर्ड क्वेश्चन, मैंने लगता है ऐसे जैसे क्लास जरा बीच में से स्टार्ट कर ली, 86 से, 50 से क्यों नहीं की, 60 से क्यों नहीं की, 80 से क्यों नहीं की, 90 से क्यों नहीं की? और ये आपकी जानिब से तीसरा क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन समझ लें आपने मुझसे किए हैं और मुझे अब इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है। अब आप समझेंगे कि ये टेबल नहीं है और हमने ये टेबल खुद बनाना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये था आपका पहला क्वेश्चन कि जी क्लासेस कैसे डिसाइड करते हैं। क्लासेस हमें उतनी बनानी है जो ना ज्यादा हो, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बस मुनासिब सा नंबर होना चाहिए।
जैसे कोई फल खरीदने जाते हैं, वो अपना रेट बताता है, वो आप अपना रेट बताता हो, तो मुनासिब कहते हैं आप यार मुनासिब सी कीमत कर लो, वो कहता जी बड़ी मुनासिब है, आप कहते नहीं यार इतना कर लो। बहरहाल किसी जगह पर तो आप आ जाते हो ना। अब ये कंफ्यूजन थी कि कितनी क्लासेस जो है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। अब इसके लिए एक साइंटिस्ट ने एक छोटा सा एक कैलकुलेशन दी, एक फार्मूला दिया, और ये मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि इस क्लास में ये डिस्कस नहीं करेंगे हम कि ये फार्मूला ऐसे क्यों बना है, होता ना क्वेश्चन व्हाई दिस वन। हम सिर्फ देखेंगे कि ठीक है जी, जिसने हमारी हेल्प की उसने हमें फार्मूला बना दिया और मेरा काम तो है इस फार्मूले को यूज करना। लाइक अगर हम कोई मैथमेटिक्स की कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला सुना होगा कभी, हमने भी खैर मैथ्स में पढ़ना, जब हम मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो हम शायद ये नहीं सोचते ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बना कैसे है। हमें तो पता माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a करें अपना आंसर आ जाता है, क्योंकि हम उसके फार्मूलों के एंड यूजर है, नॉट मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर होंगे उन्हें जरूर ये बताना पड़ेगा ये बनाया उन्होंने कैसे है, हम तो एंड यूजर हैं, हमें तो कंसर्न नहीं है ये कैसे बना, हम तो इसको यूज करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम फार्मूलों के एंड यूजर है, उनके मैन्युफैक्चरर नहीं है। कैसे डिसाइड करते हैं कि कितनी क्लासेस, तो उस साइंटिस्ट ने कहा कि आप नंबर ऑफ क्लासेस को के से रिप्रेजेंट कर दें और फार्मूला यूज करें 1, इट इज अ फिक्स पार्ट ऑफ अ फार्मूला, यानी कि ये नहीं कि कभी 2 कभी 3, नहीं 1, 3.3 पार्ट ऑफ अ फार्मूला log n। ये जो n है इससे अब आप फेमिलियर है, इस n से आप लोग अब फेमिलियर है। ये है आपके पास डेटा से नंबर ऑफ वैल्यूज जहां प्लेस करना, और कोशिश किया करें कि आप सारी की सारी कैलकुलेशन एक ही दफा परफॉर्म किया करें। मैं जरा कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूं, ये वाला था मेरे पास 1 प्लस 3.3 लॉग और नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा जो कि 30 था, एक ही दफा मैंने लिख दिया सारा। 5.87 5.87 ये आ गया ना वैल्यू। तो एक तो ये था, और एक और जरा सिंपलर समझ ले, जस्ट वैल्यू का स्क्वायर रूट ले ले। दोनों आंसर सेम नहीं होंगे, है भी नहीं, ये देखिए है भी नहीं। लेकिन अब क्या डिसाइड किया जी, क्लासेस बना लें, ग्रुप्स बना लें। अब डेसिमल्स कैसे ग्रुप्स बने, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप तो कह सकते हैं, 1.7 ग्रुप नॉट पॉसिबल। तो आपने क्या कर लेना है, इसे आपने होल नंबर्स में ऊपर की जानिब राउंड कर देना। एक होता है वर्ड राउंड, एक होता है राउंड अप और एक होता है राउंड डाउन। आपका जो जिस वर्ड से आप फेमिलियर हैं वो है राउंड वर्ड, और मैं इस वक्त जो वर्ड बोल रहा हूं वो है राउंड अप। राउंड अप फंक्शन क्या कहता है, अगर ये 5.04 भी होता और मैं इसे कहता कि आपने इसे राउंड अप में जाना है तो ये 6 है, राउंड अप है ना वर्ड। राउंड डाउन हो तो चाहे 5.99 ही क्यों ना हो, इसका राउंड डाउन फिगर 5 है। राउंड डाउन, राउंड अप जाना है इसलिए कि ग्रुप्स आप चाहे हमें एग्जैक्टली 5.87 ग्रुप्स चाहिए एग्जैक्टली, आप 6 ग्रुप बना दें, थोड़ा ग्रुप बड़ा ही बन जाएगा ना, छोटा तो नहीं बनेगा। जैसे कुछ मुसाफिर लेके जाने हैं, फर्ज करें 30, और कुछ बसें चाहिए, वो कहता 5.87 एग्जैक्ट बसों की तादाद है, 30 मुसाफिर चले जाएंगे, ये एग्जैक्ट तादाद है।
अब 5.87 तो नहीं बस लेकर आ सकते, आप कहें जी राउंड फिगर में 5 ले आए, नहीं, कुछ मुसाफिर रह जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें 5.87 बसेस चाहिए, 5 बसेस में 30 मुसाफिर कुछ रह गए, हर एक को एक सीट पे बैठना है, कुछ नहीं जाएंगे। आप कहें जी 6 बसेस, हाँ चले जाएंगे भाई, कुछ चीजें, कुछ बस थोड़ी कैपेसिटी से ज्यादा ही है ना, तो 2-4 सीटें खाली रह जाएंगी, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे जी कि नहीं जा सकते, तो 6 बसेस में जा सकते हैं, 5 में नहीं जा सकते। तो दैट्स वाई आपने जब क्लास डिसाइड करते हैं, डेसिमल में भी आंसर आ जाए तो आपने इस आंसर को राउंड अप के तौर पे जो है वो यूज करना है। ये वो रीजन है कि मैंने क्यों 6 क्लासेस डिसाइड की थी। कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है, कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि जी आप इस डेटा सेट है उसमें 30 वैल्यूज लाई, कैसे, हाउ मेनी क्लासेस आर सफिशिएंट, वे फार्मूले से बता दें, राउंड फिगर अप राउंड। ये तो बात होगी पहले क्वेश्चन के आंसर की। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि हर क्लास की लेंथ या विड्थ, और टेक्निकली उसे कहते हैं क्लास इंटरवल, वो कितना रखना है। इसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे रेंज, एक टेक्निकल वर्ड है रेंज, और डेटे की रेंज आर फॉर रेंज है, और डेटे की रेंज कैलकुलेट करने का मेथड है डेटे की मैक्सिमम वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू माइनस करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू डेटे की नोट की वो आपके पास 112 थी, मिनिमम वैल्यू नोट की वो 87 थी, माइनस कर दिया आपने, आंसर आ गया 25। आपको इस चीज का आइडिया हो गया कि जितना भी डेटा आपने प्रेजेंट करना है जो कि 87 से लेके 112 तक जा रहा है, लेकिन ये टोटल 25 की एक रेंज बनती है, और इस रेंज को आपने 6 क्लासेस के अंदर अंदर कवर करना है। ऐसे ही है ना, रेंज है, ये वैल्यू 30 है, लेकिन जो उसकी वेरिएशन कह लें, कम और ज्यादा जितनी बनती है वो 25 की रेंज बनती है। अब आपने इस 25 की रेंज को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ क्लासेस के साथ। रेंज 25 की है, नंबर ऑफ क्लासेस आप डिसाइड कर चुके हैं 6, 25 को 6 पे तकसीम किया आपने, और इंटरवल आ गया 4.17। अगेन राउंड अप, ऊपर की जाने बोल नंबर, ये 4.11 भी होता या 4.1 भी होता तो मैंने 5, अगेन वही कि चले क्लासेस तो आप थोड़ी ज्यादा बना रहे हैं, ये ना हो हर क्लास की विड्थ थोड़ी थोड़ी कम करते जाएं। जैसे आपका कोई ड्रेस है, शर्ट है, स्मॉल इन साइज हो तो नहीं आएगी ना, आपको फंसेगे भी नहीं। लार्ज इन साइज हो, थोड़ी ऑकवर्ड लगेगी, आ तो जाएगी। क्लास थोड़ी बड़ी बन जाए, खैर वैल्यू तो आ जाएंगी ना उसमें, तो इसलिए आपने इसको भी राउंड अप के तौर पे लेना है। और कितना इंटरवल बनता है? 5 का। अच्छा, कुछ लोग इसे कंफ्यूज करेंगे, वो कहेंगे जी जो आपने इंटरवल दिखाया है, जो आपने टेबल दिखाया है, यहां तो 4 का इंटरवल है, चूंकि 90 माइनस 86 ये 4 होते हैं। बिल्कुल सही है, 90 माइनस 86 4 होते हैं। इस क्लास में या पहले ग्रुप में जो मैंने वैल्यूज प्लेस करनी है वो होगी 86, 87, 88, 89 और 90। ये वैल्यू में से कोई भी वैल्यू अगर आएगी तो वो पहली क्लास में हम प्लेस कर देंगे। अब जरा नोट कीजिएगा कि ये टोटल वैल्यूज है कितनी, ये 5 है, 4 नहीं है, तो 5 वैल्यूज है जो कि अगर इनमें कोई आएगी तो हम उसे पहली क्लास में प्लेस करते हैं। ऐसे ही है ना, तो 90 माइनस 86 इट बिकम्स 4। अब जब इसमें होता क्या है, जब भी आप दो नंबर्स को आपस में माइनस करते हो, एक नंबर समझ लें उसमें इंक्लूड होता है, लेकिन दूसरा नंबर उसमें से एक्सक्लूड हो जाता है। ऐसा ही है ना, फिर ही 4 आया। जब तक हम चाहते हैं कि चलें ये तो नंबर इंक्लूड है, लेकिन ये भी इंक्लूड होना चाहिए,
इसलिए आप समझ लें कि जब आपको कहा जाए तो आप एक माइनस करके ना एक प्लस कर लिया करें, ताकि दोनों नंबर इंक्लूड हो जाए और देखें ये 5 आ गया, तो ये 5 का ही इंटरवल है। तो जब भी आप दो नंबर माइनस करते हैं, एक नंबर उस माइनस में इंक्लूड होता है, दूसरा नंबर उसमें से एक्सक्लूड हो जाता है। जबकि मैंने जो चीज लिखी हुई है इसके मुताबिक 86 भी इसमें आना चाहिए, 90 भी इसमें होना चाहिए, तो दैट्स वाई ये 5 का ही बनता है, ये 4 का नहीं बनता। तो मैंने 5 का ही बनाया हुआ है। और कैसे डिसाइड किया हुआ 5 का होना चाहिए? डेटा की रेंज ली, पहले स्टेप में क्लासेस ली, 25 की रेंज को 6 की क्लासेस में अकोमोडेट करना था। एग्जैक्ट तो 4.17 आ रही थी, हमने इसे राउंड अप कर दिया ऊपर की जाने होल नंबर में। होल नंबर में इसलिए लेते हैं कि बनाना आसान है ना, वरना वो डेसिमल अजीब तरह के टेबल्स बनते जाएंगे, बड़े सिस्टमैटिकली से टेबल बनते जा रहे हैं। ये तो हो गए दो क्वेश्चन के आंसर कि कितनी क्लासेस और हर क्लास की लेंथ। थर्ड, वेयर टू स्टार्ट द फर्स्ट क्लास, डिसाइड वेयर टू लोकेट द क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास को कहां से बनाना स्टार्ट करें, ये क्वेश्चन है। ये ना हो कि हम बहुत पीछे से क्लासेस बनाना स्टार्ट कर दें और 6 क्लासेस बनानी थी, क्लासेस खत्म की, पता चला 79 पे जाके क्लासेस खत्म हो गई। आपने कहा ना अभी तो 115-12 तक जाना था। हमने कहा हम क्या करें, हमने क्लासेस बनानी थी, मजबूरी थी 6, 5 की बनानी थी, तो क्या हुआ, आपने बहुत पीछे से स्टार्ट कर दिया। ये रीजन आई है कि 6 क्लासेस भी बना दें, इंटरवल भी 5 का बना दिया, लेकिन स्टार्ट आपने 50 से कर लिया, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, यहां तक तो वैल्यू कोई नहीं आनी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 87 है, स्टार्ट ही वहां से लेना है। तो फिर कैसे डिसाइड करते हैं? चूंकि ये कंटिन्यूस डेटा है, समझा जाता है कि हो सकता है कि आल्दो 87 की फिगर हमने नोट की है, 87 की, वो हम क्लेम करते हैं इट मे बी पॉसिबल कि जब डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा हो तो थोड़ा बहुत डेसिमल में भी कोई चीज आई हो, जैसे 87, 86.8 आया हो, लिखते वक्त हमने 87 लिख दिया। नजर आ रहा था ना, मैं होल नंबर मैंने लिखे हुए थे। कहते कंटिन्यूस डेटा में ये इस तरह से पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है। हो सकता है तो 86.6 आया, हमने कहा यार राउंड करके 87 ही लिख दो, थोड़ा बहुत क्या इसमें है। ओके, ज्यादा कवरेज करने के लिए फिर क्या कहा जाता है, कहता है कि जो डेटे की मिनिमम वैल्यू आ रही है 87, क्लास बनाते वक्त इससे एक पीछे चले जाए 86 और वहां से क्लास स्टार्ट करते हैं, ताकि अगर ये राउंडिंग भी हुई होगी, यहां पर हमने 87 उसे कहा होगा, 86 से क्लास स्टार्ट करेंगे, ये भी उसमें आ जाएगा, ये भी उसमें आ जाएगा। ये कोई बहुत ज्यादा कोई लॉजिकल चीज नहीं है, बस इतना समझ लें कि क्लास कहां से आपने बनाना स्टार्ट करनी है, जस्ट बिलो द मिनिमम वैल्यू इन द डेटा। रीजन मैंने बता दी कि क्यों ऐसा करना है। हो सकता है 86.8 हो, हमने 87 लिखा हो, 86.6 हो, हमने उसकी हाइट 87 ही लिखी हुई हो, तो ट्रूली आप समझ लें ग्रुप बन जाएगा। आप क्या ठीक है, उससे हम पीछे से स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट द फर्स्ट क्लास फ्रॉम 86 which is the below than 87 and 87 is the minimum value in the data। कहता अब क्या करें, अब इस क्लासेस जब बन जाएं, कहता अब इसमें डेटा प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। कैसे? कोई टेडी कॉलम से, जिस क्लास में वैल्यू आए उसके अगेंस्ट एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे हम, जिसे हम टैली कॉलम जो है वो मार्क करेंगे। अच्छा, मैं जरा इसको जो ये स्टेप आपसे डिस्कस किए हैं, इसको जरा तीनों स्टेप इसके ऊपर मैं परफॉर्म कर देता हूं। पहला स्टेप आपको क्लियर है कि जी 6 क्लासेस बनानी है, हर क्लास की विड्थ 5 की रखनी है, पहली क्लास स्टार्ट करनी है 86 से।
आप पहली क्लास को स्टार्ट करेंगे 86। दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट। क्लास है ना, एक लोअर होगी एक अपर होगी, यहां से स्टार्ट होगी वहां पर एंड होगी। स्टार्ट करेंगे, एंड इसका बाद में करते हैं। अब वो जो इंटरवल था 5 का, 5 का इंटरवल, वो आप जरा इस 86 में शामिल करें। 86 प्लस 5 91 बनता है। 91 लिख लिया आपने। फिर वो जो 91 आपने लिखा है 5 इसमें शामिल कर दें, 96 आ जाएगा। 96 इसमें 5, वही जो इंटरवल 101 आ जाएगा। इसमें 5 106 आ जाएगा। इसमें 5 111 आ जाएगा। मैं जरा गिन लूं, 1 2 3 4 5 6 पूरी हो गई। 6 बनानी थी। 91 से 1 लेस क्लास खत्म कर दें 90। 96 से 1 लेस क्लास खत्म होगी 95। 101 से 100। इसको नोट करें, 5 5 105 110 एंड 150 हो गए सारे तय। क्लासेस 6 डिसाइड की, इंटरवल 5 का डिसाइड किया, स्टार्टिंग 86 का डिसाइड किया और लिख दिया सारा कुछ। ये जी यही मैंने लिखा था। 86 टू 90, 91 टू 95, 96 टू 100, 101 टू 105, 106 टू 110 एंड 111 टू 150। बहुत ज्यादा एग्जाम में इसके रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन जो मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल आज बनाना है, आपका जो पहला पोर्शन है ना, या पहला चैप्टर कह दें बेसिक स्टैट्स का, सब में इसी का जिक्र होना है कि इस टेबल से ये कैलकुलेट करके बताएं, इस टेबल से ये कैलकुलेशन हमें चाहिए। तो इसलिए जरा डिटेल के साथ मैं ये टेबल की हर एंट्री आपको समझा रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप ये कह दें कि एग्जाम में आपको डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन आने हैं, तो आप मुझे कहें जी आप सर हमें प्लस और माइनस रहने दें, ये कौन सा एग्जाम में आना है? तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस तो करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो इस समझ लें ये प्लस माइनस के तौर पे ही है। आल्दो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर आपको ये नेक्स्ट कह दूं ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, इसकी 5 क्लासेस यहाँ पे 5 क्यों बनाई, ठीक है ना। तो आपको बता रहा हूं कि ये किन स्टेप से होके ये सारा टेबल जो है एक्चुअली बन रहा है। और पॉसिबिलिटी है कि वो आपको पूछ ले जी इसकी क्लासेस कितनी होनी चाहिए, या इंटरवल कैसा होना चाहिए, या डेटे की रेंज ही पूछ लेता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। अगर मैं आपको बताने से पहले आपसे पूछता कि कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस डेटा, तो आपको कहेंगे हमें नहीं पता ये रेंज क्या चीज है। अब आपको पता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू इन द डेटा। तो ये नहीं कि वो हर क्वेश्चन है आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन का पूछेगा। वो कहेगा रेंज एक स्टैटिस्टिकल वर्ड है, क्या बच्चों को पता है रेंज होती क्या है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू ये रेंज होती है। अब जब आप डेटा प्लेस कर देंगे या मार्क बना लेंगे, अब आपने डेटा प्लेस करना है इसमें। ये कॉलम मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि ये मैंने क्यों बनाया है या कब बनाना है। बहाल आप क्या करेंगे, अब पहली वैल्यू उठाएंगे। मे भी पहली वैल्यू 87 है ना। अब 87 वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्लास में आ रही, पहली क्लास में। आप इसके अगेंस्ट एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे जिसे हम टैली बोलते हैं। ऐसे करते थे ना ताकि डेटा एक दफा रीड करना पड़े। 89 आ गई, आपके 89 भी इधर ही है, एक और टैली लगा लेंगे। 86 88 आ गई, वो भी इसी क्लास में, एक और टैली लगेगी। नेक्स्ट वैल्यू में भी 93 आ जाए, वो इस क्लास में आ जाए। नेक्स्ट 110 आ गई, वो इस क्लास में आ गई। जिस जिस क्लास में वैल्यू आप 1 बाय 1 रीड करते जाओगे, यहां से जैसे 87 है, 87 इस क्लास में आएगा, आप टैली मार्क लगा। ये फ्रीक्वेंसी तो बाद में लिखेंगे ना काउंट करके, जैसे जैसे वैल्यूज आती जाएंगी आप टैली मार्क उसका लगाते जाओगे। तो मैंने ये टैली मार्क भी कंप्लीट कर लिया। दिस वन जिस क्लास में आता गया मैं एक वर्टिकल लाइन लगाता गया, और आपको पता है कि हमने
एक लाइन जो है वो पुट द क्रॉस द फर्स्ट 4 लाइन, ताकि वो पैकेट ऑफ 5 लाइंस जो हैं वो आपके पास बन जाए। तो इस तरह से हमने अपना टैली कॉलम जो है वो बेसिकली कंप्लीट कर लिया, टैली कॉलम। इसके बाद हमने काउंट कर दिया, 6 वैल्यूज पहली क्लास में है, 6 प्लांट्स की हाइट 86 से 90 cm है, 4 प्लांट्स की हाइट 91 से 95 cm है, 10 प्लांट की हाइट 96 से 100 cm है, एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रह गया, और वो क्या है, जो कंटिन्यूस डेटा में था आएगा, डिस्क्रीट और क्वालिटेटिव में मैंने इसका जिक्र भी नहीं किया, और वो ये था कि चूंकि ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, यस हमें पता है ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, एक प्लांट है उसकी हाइट आती है 90.7 cm, लाइक इस तरह से। अगर देखा जाए तो ये जो पहली क्लास है ये 86 से स्टार्ट ले रही है, और ये क्लास जा रही है 90 पर। 86 से स्टार्ट किया है और ये क्लास गई है 90 तक। लेकिन जो दूसरी क्लास का स्टार्ट है वो 91 से है और वो जा रहा है 95 तक। इस दौरान ये बहुत बड़ा गैप है। आप कहेंगे 91 के बाद 90 के बाद 91 नहीं आता, नहीं, 90.1, 90.2, 90.12, 90.001 बेशुमार फिगर आती हैं। तो आपने कहा ये 90 के बाद 91 से पहले भी प्लांट हाइट हो सकती, तो क्यों नहीं हो सकती? और ये हो सकती सिर्फ कंटिन्यूस डेटा में हो सकती है ना, तो फिर तो ये गैप होना ही नहीं चाहिए। ये वाला होना तो ये चाहिए जहां पहली क्लास खत्म हुई बिल्कुल आगे से अगली क्लास भी स्टार्ट करे, ताकि 2 क्लासेस के दरमियान गैप बिल्कुल ना हो, और नहीं होना चाहिए कंटिन्यूस डेटा की फॉर्म में। जैसे इसको देखिए, ये क्लास 90.5 पर खत्म हुई, ये क्लास 90.5 से शुरू हुई, खत्म हो गया ना गैप। तो कंटिन्यूस डेटा हो अगर, तो आपको ये क्लासेस के दरमियान ये वाला गैप भी नहीं रहने देना, इस गैप को भी आपको खत्म करना है। अब इस गैप को खत्म कैसे करना है, क्या करेंगे, आप इनका गैप नोट करेंगे, और वो गैप आ रहा है 1 का। इस गैप को आप करेंगे हाफ, आधा, आंसर आ रहा है 0.5। टोटल गैप 1 का था, इसके 2 क्लासेस का, आपने कर लिया हाफ। कहते हैं ना जब आपस में कोई लड़ाई शड़ाई हो जाए फैमिली में, वो कहेंगे एक कदम आप बढ़ाओ, एक कदम हम बढ़ाते हैं, ऐसे ही है ना। दूर दूर खड़े हैं, गैप है, लड़ाई हुई हुई है, एक शख्स यहाँ खड़ा हुआ है, एक शख्स यहाँ खड़ा हुआ है, उसे कहते हैं यार तुम आधा कदम, आधा तुम पीछे आ जाओ, आधा तुम आगे आ जाओ, ले जी सुलह हो गई, हाँ कंटिन्यूस हो गई, ब्रेक खत्म हो गई। कैसे एक ही जगह पर आ गए, लाहौर से टाइम हमारे पास शॉर्ट था, लाहौर से किसी को हमने लाना था, उसे कहा कि यार तुम उधर से चल पड़ो, हम फैसलाबाद से चल पड़ते, दरमियान में मैच करेंगे, वहां से हम अपनी सामान ले लेंगे, तुम वापस चले जाना, हम वापस फैसलाबाद, आधा रास्ता आपका बच गया, आधा रास्ता हमने कवर कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही गैप था 1 का। इस क्लास को हमने क्या करना है, वो जो हाफ था इसको आगे कर दें, इस क्लास को हाफ पीछे कर दें, गैप खत्म। ये 90 है, ये सॉरी 90 है, ये 91 है, इसको थोड़ा आगे कर दिया तो ये बन गया 90.5, इसको पीछे कर लिया ये भी बन गया 90.5। ले जी दोनों एक जगह पर आ गए। तो क्या करना क्या है, गैप का हाफ लोअर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपर वैल्यू में ऐड कर दिया, इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.5, इधर 0.5 ऐड कर दिया, लोअर वैल्यू में से 0.5 माइनस कर दिया, अपर वैल्यू में 0.5 ऐड कर दिया, और ये काम सबके लिए करते हैं।
अपर में ऐड करते जाएं, लोअर से माइनस करते जाएं, गैप खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक कंफ्यूजन रह गई। अब क्या रह गया? अब ये रह गया कि 90.5 एग्जैक्ट जो है वो किधर है? वो दोनों में है कि जी अगर हम 90.5 फर्ज करें, एक प्लॉट आ जाता तो पहली क्लास में प्लेस करेंगे, दूसरी क्लास में तो दूसरी क्लास में। इसको पढ़ते कैसे, ऐसा समझ लें। इसको पढ़ते हैं कुछ इस तरह से। ये कि अगर किसी प्लांट की हाइट 85.5 cm या उससे ज्यादा हो, 85.5 भी शामिल, जी शामिल है, लेकिन 90.5 से कम हो। 90.5 नहीं मैंने कहा, उससे कम का है ये, फिर वो पहली क्लास में आएगा। ये 90.5 से कम, देखे ना 33 नंबर वाला पास, मैं कहता हूं 33 से कम वाले खड़े हो जाए, तो 33 वाला तो नहीं ना खड़ा होगा, 33 तो शामिल नहीं ना होगा उसमें, उससे कम लफ्ज बोला मैंने। या फिर कहेंगे ठीक है जी आप बैठ जाओ, 33 या 33 से ऊपर वाले बड़े, वो जरा हाथ खड़ा करें, तो 33 अब उसमें शामिल होगा। तो दोनों जगह वर्ड 33 बोला गया, लेकिन वहां बोला गया 33 से कम और वहां बोला गया 33 या 33 से ज्यादा। सिंपल इज दैट। जो अपर वैल्यू होती है वो उस क्लास में नहीं होती, जहां वो लोअर वैल्यूज के तौर पर अपीयर होती है वहां वो उस क्लास में शामिल होती है। जहां वो एज एन अपर आ रही होती है वो उस क्लास में नहीं होती, उसको हम पढ़ते हैं उससे लेस। जहां पर वो वैल्यू एज अ लोअर अपीयर हो रही होती है वो उस क्लास में कंसिडर होती है। तो फिर 90.5 पहली क्लास का हिस्सा नहीं है, 90.5 is a part of the second class. 100.5 is not the part of the third class, but it is a part of a fourth class. दोनों में वर्ड्स का भी डिफरेंस है। जिन क्लासेस में गैप होगा, जैसे इसमें इनको हम क्लास लिमिट्स बोलेंगे। लिमिट्स, ये कल आएगी लोअर लिमिट और ये कल आएगी अपर लिमिट। क्लासेस, जिन क्लासेस में आपने देख लिया डेटा कंटिन्यूस है और इनमें गैप है, आप कहेंगे ये क्लास लिमिट्स हैं। एग्जामिनर नहीं कहेगा ये क्लास लिमिट्स हैं, आपने देखना है कि जी डेटा तो कंटिन्यूस है, क्लासेस में गैप है, तो ये क्लास लिमिट्स हैं। और अगर आपको क्लास बाउंड्रीज बनानी हो तो आप उस गैप का हाफ करके, जो अभी एक्सरसाइज की, गैप खत्म किया, अब आपने देखा ये ब्रेक नहीं है इनमें, अब ये क्लास बाउंड्रीज कहलाएगी। क्लास बाउंड्रीज। एग्जामिनर इसको छोटा सा डेटा देके वो कह देता है सेकंड क्लास की अपर बाउंड्री बताओ, बच्चे कहते हैं जी 95, तो ये सेकंड क्लास तो यही बनती है ना, हाँ सेकंड क्लास तो यही बनती है, अपर यही बनती है, अपर तो यही बनती है। वर्ड लिमिट नहीं कहा, बाउंड्री का है। आपने देखा इसमें तो गैप है, तो ये तो लिमिट है, ये है उसका आंसर। फिर खत्म करके फिर बताना है, ठीक है ना। बाउंड्री का आपको पता नहीं है तो फिर तो नहीं आप इसको 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 बता सकते कि इसका जी क्या आंसर आएगा। उसने कहा था सेकंड क्लास की अपर बाउंड्री बताओ क्या है, तो 90 नहीं, 95 नहीं है, क्योंकि आपने देखा डेटा कंटिन्यूस है, इसको ब्रेक करके बाउंड्री बनाने के लिए गैप खत्म करना है और फिर इसको आंसर करना है। जी यहां तक जो आज मैंने आपको कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए जो 3 स्टेप बताए, और साथ ये भी कहा कि एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं कि कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा, जैसे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया ऐसा तो नहीं आएगा। स्प्लिट करके आ सकता है, जैसे बता दिया नंबर ऑफ क्लासेस आपको पूछ सकता है, रेंज पूछ सकता है, और ये ऐसे ही कोई कह सकता है जी थर्ड क्लास की बाउंड्री कितनी है, फोर्थ क्लास की क्लास लिमिट्स कितनी है, कुछ इस तरह से वो चीजें आपसे पूछ सकते हैं। जी अब किसी को कोई क्वेश्चन करना है अब तक जो हमने आज का लेक्चर जो डिस्कस किया है उसमें से?
अच्छा जी, चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मेरे ना नेट का इशू बन गया था, एक दफा दोबारा बता देंगे क्लासेस और क्लासेस बाउंड्रीज वाला। अच्छा, जब आप क्लासेस बना लेते हैं और डेटा सेट हो कंटिन्यूस का, कंटिन्यूस डेटा सेट ऐसा डेटा सेट जिसमें गैप नहीं होना चाहिए। क्लासेस बन गई, पहली क्लास आपने बनाई वो 86 थी, क्लास को खत्म किया 90 पे, अगली क्लास आपने स्टार्ट की 91 पे, क्लास को खत्म किया 95 पे, एंड सो ऑन। इसके दरमियान ये वाला ये गैप है। डिस्क्रीट में तो इसे गैप नहीं समझा जाएगा क्योंकि 90 और 91 के दरमियान में तो वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। कंटिन्यूस डेटा सेट में जरूर इसे गैप समझा जाएगा। और ये मैंने पहले बताया, डेटा देख के नहीं आपने डिसाइड करना ये डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस है। आपने देखना है, सेंस करनी है ये किस चीज का डेटा, हाइट का देखे बगैर डेटा के कहेंगे दिस इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल बिकॉज इट मे अज्यूम डेसिमल वैल्यू एज वेल। क्वेश्चन था कि जी अगर कोई प्लांट हाइट की आप बात कर रहे हैं, अगर वो इस हाइट का आ जाता है तो वो किस क्लास में जाएगा, पहली के दूसरी? पहली तो 90 पे खत्म हो गई, दूसरी का स्टार्ट ही 91 से हुआ, तो वो वैल्यू एक्चुअली उस गैप में आ गई। तो गैप तो किसी क्लास का हिस्सा नहीं इस वक्त। लाका गाया ठीक, किसी का भी नहीं है। आप कहें ये तो फिर बहुत सारी वैल्यू गैप में गिरती जाएंगी, हो सकता है तो गैप खत्म कर दें। अब गैप खत्म करने का तरीकाकार क्या है, आप इस गैप को नोट करेंगे और ये बनता है 1, इसका हाफ करें आधा करने से, इसलिए कि आधा हम इसकी जिम्मेवारी में शामिल कर देंगे, आधा कहेंगे आधा तुम आगे आ जाओ, आधा तुम पीछे आ जाओ, आधा सफर तुम पीछे को आओ, आधा सफर तुम आगे को चले जाओ, दोनों एक जगह मैच हो जाएंगे। आपने जो लोअर है, लोअर उसको माइनस कर देना 0.5 यानी कि आधा पीछे, और अपर में 0.5 ऐड कर देना यानी इसे आधा आगे ले जाना है। इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये बनेगा, अपर में 0.5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। और ये एक्सरसाइज सबके लिए करें, लोअर में माइनस करें अपर में ऐड करें, लोअर में माइनस अपर में ऐड, लोअर में माइनस अपर में ऐड, लोअर में माइनस अपर में ऐड, सबके साथ ये एक्सरसाइज करते हैं, सारे ये गैप को खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल डेटा सेट जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में चला जाएगा। ऐसी क्लासेस जिसमें गैप हो उसको हम कहते हैं ये क्लास लिमिट्स है, लिमिट्स, क्योंकि इनमें गैप है ना, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, और जिनमें गैप नहीं होगा उन्हें हम क्लास बाउंड्रीज का नाम देंगे। दीज आर द बाउंड्रीज, दीज आर द लिमिट्स। एग्जाम के लिए मैंने कहा कि हो सकता है आपको वो डेटा देके आपको ये सिर्फ पूछ ले कि सेकंड क्लास की अपर बाउंड्री बताएं, बाउंड्री, और डेटा उसने दिया हुआ हो आपको ये वाला, आपने जी सेकंड क्लास है तो इसकी अपर बाउंड्री 95 बनती है, ये तो लिमिट है, आपने देख लेना है ना, ये तो गैप लिमिट है, ये बाउंड्री है 95.5 इज द बाउंड्री। लिमिट और बाउंड्रीज में डिफरेंस जी, ये मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन किया था। अब तो नहीं किसी को कंफ्यूजन? अच्छा जी, अब इसी टेबल के रेलेवेंट कुछ मजीद कैलकुलेशन जो कि नेक्स्ट मैंने यूज करनी है, नेक्स्ट मैंने आपको ग्राफ टीच करने हैं। ये कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन किसी ग्राफ में यूज करनी पड़ेगी मुझे, किसी कैलकुलेशन को किसी फार्मूले में मुझे यूज करना होगा, कोई कैलकुलेशन मुझे किसी और जगह पर यूज करनी पड़ेगी जो कि मैंने इसी टेबल से ही कैलकुलेट करनी है। तो अब आपको सिखा रहा हूं कि इस टेबल से आप मजीद कौन कौन सी कैलकुलेशन करेंगे
जो कि आपको फ्यूचर में किसी जगह पर कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। फर्स्ट कैलकुलेशन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, C फॉर क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का वर्ड आगे भी आपने पढ़ा था क्यूमुलेटिव एंगल में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेट का मतलब है इकट्ठा कर देना, जमा कर लेना, क्यूमुलेट कर देना। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो, उस क्लास और उससे जो पहले जितनी भी क्लासेस आ चुकी हैं सबकी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेट करके लिख देंगे तो हम कहेंगे यहां तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई। जैसे पहली क्लास की बात करें और इससे पीछे जितनी क्लासेस हैं सारी की सारी फ्रीक्वेंसी जमा करके आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिख देंगे, जो कि 6 ही बनती है क्योंकि इससे पीछे है कुछ नहीं। लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे और उससे पिछली तमाम वैल्यूज को ऐड करोगे तो ये 10 बनती है, 6 4 10। इसकी बात करोगे और उससे पहले सारी क्लासेस की बात करोगे तो 10 और 10 20 बनती है। और इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं उसके सामने, फिर इसमें ना 6 में ये 4 ऐड कर लेते हैं, 10 हो गया। फिर इस 10 में ये 10 ऐड करके लिख देते हैं 20, 20 में इस 6 को ऐड कर लेते हैं 26, 26 में इस 3 को ऐड कर लिया 29, 29 में एक ऐड कर लिया 30। मतलब वही कि बजाय इसके कि हर दफा आप ऐड करें, आप कहें यहां तक तो ऐड हो ही चुका है 20 है, बस 6 ही और ऐड करना है, तो 20 में 6 लगा दिया 26, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, मैं जरा पहले फ्रीक्वेंसी दोबारा रिपीट कर देता हूं। इस फ्रीक्वेंसी 6 का मतलब है कि 6 प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट 86 से 90 सीएम में है। इस 4 का मतलब है 4 प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट 91 से 95 सीएम तक है। फर्ज करें आपको कोई एक क्वेश्चन ये कर देता है कि जी कितने प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 95 सीएम या उससे कम है, 95 सीएम या उससे कम है। ये सारे आप कहेंगे ये तो 90 में है, तो मैंने भी 95 से कम वाले कहा, तो ये क्या कम वाले नहीं है, ये तो 95 से कम वाले ही है ना, कम वाले ही है। तो फिर लिखते वक्त आपको सारा ऐड करके नहीं लिखना, ये काम हम यहां नहीं करेंगे। तो आप कह सकते हो डायरेक्टली 10 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 95 सीएम या उससे कम है। कितने प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 100 सीएम या इवन उससे भी कम है। आप 100 यहां आ रहा है ना, और उससे कम यानी कि ये सारे प्लांट ऐड करके बताने, वो हमने यहां किए हुए 20 प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट 100 सीएम या उससे कम है। कितने प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट 110 सीएम या उससे भी कम है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29, सॉरी हाँ 29। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताती है कि जिस क्लास के अगेंस्ट हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है उससे मुराद है कि उस क्लास तक और उससे पीछे जितनी भी वैल्यूज हैं सारी मिलके कितनी हो गई, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जरा देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि कल 1 सितंबर को 4 ऐसे ही रफली फिगर चले 90 डेथ्स हुई कोविड से यकम को। 2 सितंबर को 80 डेथ्स हुई ड्यू टू कोविड, 20 डेथ्स हुई ड्यू टू कोविड। और अगर मैं ये पूछूं आज, और इसी तरह से सारा डेटा है, इसी तरह से ये डेटा चलता जा रहा है। 10 सितंबर ये कभी कभी 20 हो जाती हैं, कभी 23, कभी 27 एंड सो ऑन। मैं अगर आपसे ये पूछूं 10 सितंबर तक
हाउ मेनी डेथ्स, अप टू दिस हाउ मेनी डेथ्स, सारी जमा नहीं करेंगे। जी जब से सितंबर स्टार्ट हुआ है, हाउ मेनी डेथ्स टिल नाउ, सारी पिछली जमा करके बताएंगे, क्यूमुलेटिव करके बताएंगे। इसी तरह का क्वेश्चन मैं यहां पर कर रहा हूं, हाउ मेनी प्लांट्स अप टू 105, सारे जमा करके बताएं इससे पीछे, ऐसे ऐसे बोलेंगे ना, सब हम जमा करके बताएंगे। 26 प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट 105 cm या उससे कम है। तो ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक आपने समझ लिया कि जी फ्रीक्वेंसी तो चले समझ आई है कि इस यहां से यहां तक कितनी वैल्यूज है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि उस क्लास की जो अपर लिमिट है उससे नीचे नीचे सारी टोटल कितनी वैल्यूज है, इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बोलते हैं। अब किसी जगह पर ग्राफ बनाना होगा, मैं आपको कहूंगा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। अब आप मुझसे वहां नहीं पूछेंगे कि जी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी कैसे है, फ्रीक्वेंसी का तो चले हमें मतलब वहां से क्यूमुलेटिव कैसे बनाते हैं, तो अभी बता दिया कि क्यूमुलेटिव बनाते कैसे हैं और मतलब क्या है, इससे तो आप फेमिलियर है। दैट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और मतलब भी समझ आती है आपको। अगर डेटा में टोटल एक प्लांट होता, एक पौधा, एक पौधे का डेटा होता, एक प्लांट का डेटा होता, तो 0.2 प्लांट्स की हाइट इस ग्रुप में है, 0.113 की हाइट सेकंड ग्रुप में है, 0.33 की हाइट थर्ड ग्रुप में है। वही, ये तो वही है ना, आपको पहले भी पता, आउट ऑफ 1। लेकिन ये सेंसेबल नहीं है कि जी एक प्लांट में से 0.2 प्लांट, क्या बात कर रहे हैं आप, तो चलें फिर इसको 100 में से ले लेते हैं, दैट बिकम्स द परसेंटेज। 20% जो प्लांट्स हैं उनकी हाइट पहले ग्रुप में है, 13% की, फिर 33%, 20%, 10%, 3.3%। तो परसेंटेज में बताना है तो फिर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को करके और परसेंटेज में भी कन्वर्ट करते हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में सिंपली ये कहे, इफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 0.3 कन्वर्ट इट टू परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अब पहले आप फर्ज करें आपको ना ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ाई होती या ना पता होता ये होती क्या है, आपने परसेंटेज का तो वर्ड सुना है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज है जिससे हमने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो वो आउट ऑफ 1 है, सर 100 से जरब दे देंगे तो परसेंटेज बन गई जी। तो ये कॉलम जिसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी थे तो आप फेमिलियर थे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव के वर्ड से आप फेमिलियर थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी का वर्ड क्या था कि जी उस अपर लिमिट तक कितनी वैल्यू। जैसे शॉप्स में नहीं आजकल वो क्या सेल सूल लगी हुई है, तो वो कह देते हैं सेल अप टू 50%, तो वर्ड लिखा होता अप टू। कतन मतलब ये नहीं है कि जो भी आइटम इस दुकान पर पड़ा हुआ है उसमें 50% डिस्काउंट है, किसी में 10%, 4%, 6%, 7, 8, 9, 40, 45, ज्यादा से ज्यादा 50, तो कह सकते हैं 50 और लेस। तो बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यही कहती है, 100 और लेस उसके अगेंस्ट वैल्यू है, अप टू कह दें। हाउ मेनी प्लांट्स अप टू 100 cm हाइट, ये सारे 20। नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का ही थ्रू आउट मैंने फिर अब जिक्र करना है, और वो क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। आपको फायदा तो बहुत हो गया, बहुत बड़ा डेटा सेट था, खैर ये डेटा कोई इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन आपने उसको कंडेंस करके लिख दिया, स्क्वीज करके सीधा करके आपने छोटा सा पिक्चर। लेकिन इस दौरान आपने एक कुर्बानी भी दी है, किसी की कुर्बानी भी दे दी, सेक्रीफाइस भी आपने कोई चीज की है, आपको पता नहीं क्या चीज आपने कुर्बान कर दी है, क्या चीज आपने सेक्रीफाइस कर दी। आपने सेक्रीफाइस कर दिया वैल्यू की पहचान, आइडेंटिटी आपने लॉस्ट कर दी वैल्यू की। वो कैसे? अब देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं 86 से 90 cm में कितने प्लांट्स हैं इस टेबल के मुताबिक, तो 6।
ठीक है ना। और अगर पूछा जाए 6 है जी, 6 है, जरा उन 6 प्लांट की हाइट बताओ, ये है शनाख्त जो आपने गुम कर दी। हम नहीं बता सकते, बस इतना तो कह सकते हैं कि जी वो 86 से 90 होगा, लेकिन वो हैं कौन कौन सी। आपने जी 86 से 90 कौन सी, वी डोंट नो। यस, दिस इज द ड्रॉबैक। इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो ऑब्जर्वेशन की वो लॉस्ट हो जाती है, वो नहीं पता चलता। क्यों? हमारे पास बना हुआ है टेबल, जो ओरिजिनल डेटा था वो नहीं हम देख रहे, हमारे पास बना हुआ टेबल, और उस टेबल की वजह से ओरिजिनल जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो गई। टेबल तो या डेटा तो हमने पीछे छोड़ दिया, हमने तो डेटे को कहा कि ये डेटा समझ नहीं आ रहा था, हमने टेबल बनाया, ये डेटा फेंक दो यार, ये बन तो गया है। लेकिन इस दौरान क्या वहां से खत्म हो गया, इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई। वो कैसे? कोई रीडिंग थी 87 फर्ज करें, या कोई रीडिंग होगी 88 या होगी 89, और जब मैंने उसको इस टेबल में लिखा तो मैंने 87 नहीं लिखा, मैंने सिर्फ एक वर्टिकल लाइन लगा दी। 88 नहीं लिखा, एक वर्टिकल लाइन लगाई। 89 की बजाय लाइन लगाई, और जब ये खत्म कर दिया और सिर्फ आपको लाइनें दिखाई, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप पढ़ के बता सकते हैं कि जी ये जो लाइन ये लगी हुई होगी वो 87 होगी, इस तरह की लाइन 88 के लिए लगेगी, क्योंकि लाइनें तो सारी एक जैसी लगाई हुई हैं। और यही मसला है, हमने इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस्ट कर दी है। वो कहेगा अच्छा चलो इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो लॉस्ट हो गई है, तुम जरा गेस करके बताओ, गेस। और सबसे अच्छा गेस करना है कि इस पूरी क्लास में वैल्यू कहां पर है। लाइक ये क्लास है जो कि 86 से स्टार्ट हो रही है और ये 90 है। इसमें एक वैल्यू कहां पर है, पता नहीं कहां पर है। 6 है, उनमें से एक कहां पर है, पता नहीं कहां पर है। वो कहता गैस कर दो। चलिए जी गैस ही करना है, जी गैस ही करना है। फर्ज कर लेते हैं मैं गैस कर देता हूं वो वैल्यू यहां पर है ये, और हकीकत या रियलिटी ये थी, वो वैल्यू थी 89 जो कि यहां पर थी। मैंने गैस कर दिया, मैंने कहा गैस ही करना, यहां कर देते हैं 87 समझ लो जी वैल्यू। अगर वो वैल्यू 89 हो तो ये हमारा गेसिंग एरर है। हकीकत ये थी, कैसे नहीं होता, कोई गेम होती, वो एक आदमी अपनी पर्ची के ऊपर कोई नंबर लिख के रख लेता है, वो कहता जी मैंने 1 से लेके फर्ज करे 87 से 86 से लेके 90 तक नंबर लिखा है, अपनी पर्ची पर लिख के रख लेता है। कहता बताओ क्या लिखा, वो कहता मुझे क्या पता, कहता यही तो पूछ रहा हूँ गैस करो। फिर वो कहता अच्छा 87 लिखा है, वो कहता नहीं 89 है। तो वो जो 87 और 89 का गैप है वो उसका गेसिंग एरर है। ऐसे ही है ना। अब पता तो नहीं है, गैस करना है, और गैस करना है बेस्ट गैस। तो फिर बेस्ट गैस बताऊं कैसे करें, इधर गैस करते हैं बिल्कुल सेंटर में। आपने कहना जी जो वैल्यू भी है ना वो इधर ही है सेंटर में। एरर तो बिल्कुल होगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये उससे कम होगा। तो हर क्लास के सेंटर में अगर आप वैल्यू को गैस कर दें कि ये यहां पर है, ये वो जगह पर है जहां पर गैसिंग एरर सबसे ज्यादा कम होगा। इसको मैं कह तो कर रहा हूं गैसिंग एरर, लेकिन टेक्निकली इसे कहते हैं ग्रुपिंग एरर। ग्रुप की वजह से एरर बना, वैल्यू मालूम नहीं थी, ग्रुप बनाया, इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस्ट की, अब गैस कर रहे हैं कहां पर है। तो वो जो गैस का एरर आ रहा है उसे हम ग्रुपिंग एरर का नाम देते हैं। तो एग्जैक्टली आप क्लास के सेंटर में अगर वैल्यू को अज्यूम कर दें, गैस कर दें, तो ग्रुपिंग एरर सबसे ज्यादा कम होगा। तो यही जगह सबसे बेस्ट गैस है। किसी भी क्लास के बिल्कुल सेंटर को मिड पॉइंट बोलते हैं, ये इस क्लास का मिड पॉइंट है, इसको हम
क्लास मार्क भी कहते हैं, मिड पॉइंट या क्लास मार्क। Every value in the class is assumed to be at mid of the class। ये एग्जाम का क्वेश्चन था। उसने क्वेश्चन किया था, in a frequency table we assume that every value in a class is at, हाँ है, कहाँ है, is at, और आगे लिखा था लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री, मिड पॉइंट, ऐसे करके। तो मिड पॉइंट अज्यूम करते हैं, दिस इज द बेस्ट गैस। वो तो कहीं भी सकती है, लेकिन आप कहेंगे गैस ही करना, पर गैस में तो अंदाजा, जैसे मैं कहता हूँ इसकी क्या कीमत क्या है, आप, मैं पता नहीं, मैं कह यार कुछ तो बताओ, ये पता ही नहीं। चलो तुम अंदाजन कोई गैस तो दो ना, फिर आपको सोच सोच के कहते हो अच्छा जी मैंने देखा था, मैंने पिछले साल खरीदी थी, ये था, तो मेरे मुताबिक इसकी गैस वैल्यू कीमत इतनी को होगी, कह देते ना आखिर। तो यहां पर भी मैं ये तो नहीं कह रहा कि हर वैल्यू जो मिड में होगी वही होगी क्लास में, लेकिन क्या किया जाए पता नहीं है, तो फिर हम बेस्ट गैस कर रहे हैं। तो बेस्ट गैस ये है, एवरी वैल्यू इन द क्लास इज एट द मिड ऑफ द क्लास, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। तो क्लास का मिड पॉइंट इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि हम अज्यूम करते हैं हर वैल्यू इस क्लास में कहां पर है, बिल्कुल क्लास के मिड में। वैल्यू को चूंकि एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है ना, वैल्यूज इन द डेटा सेट आर रिप्रेजेंट बाय एक्स, इसलिए अब वैल्यू तो है नहीं, उसकी जगह हमने बेस्ट गेस वैल्यू लेनी है और वो लेना है मिड पॉइंट। तो ये है क्लास का मिड पॉइंट। 88 इज द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अब हर जो वैल्यू समझी जाएगी, जो भी प्लांट पहली क्लास में आएगा, हम कहेंगे उसकी हाइट 88 है, बेस्ट गेस जो भी आएगा। दूसरी क्लास में जो भी प्लांट आएगा, वैसे तो हम कहेंगे कि एनीवेयर फ्रॉम 91 टू 95, बट आवर बेस्ट गेस इज 93, क्योंकि वो उसका मिड है। नेक्स्ट क्लास 98 एंड सो ऑन। मिड पॉइंट मैंने कैलकुलेट किया कैसे, जिस तरह से दो वैल्यू का मिड लेते हैं, दो वैल्यू का, दोनों लिमिट्स को ऐड कर दें, 86 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट 86 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ द लिमिट्स डिवाइडेड बाय 2। एक स्टूडेंट कहता है सर बाउंड्रीज का कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, तो सेम आंसर आएगा। चाहे आप दो लिमिट्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दो, या दो बाउंड्रीज को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, दैट इज 88। वो इसलिए कि जो चीज आपने लोअर में माइनस की थी, जिसकी वजह से डेटा बदला, तो अपर में ऐड भी तो कर दी, सम वही रहा, तो 88 आंसर वही रहा। तो मिड पॉइंट इज द बेस्ट गेस वैल्यू फ्रॉम ईच क्लास। हर क्लास की वैल्यू कहां पर है, बिल्कुल सेंटर में, एंड दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। और एग्जाम का क्वेश्चन था, ईच वैल्यू इन द क्लास इज अज्यूम्ड टू बी एट, और आगे उसने ऑप्शन थी अज्यूम टू बी एट मिड पॉइंट। चूंकि वैल्यू को हम एक्स कहते हैं, और इसीलिए मैंने मिड पॉइंट को भी एक्स से ही लिखा है, ताकि समझा जाए कि इस क्लास में ये वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू दूसरी क्लास में आएंगी उसे 93 समझा जाएगा, तीसरी क्लास की वैल्यू बेस्ट गेस 98 समझा जाएगा, एंड सो ऑन। जी कोई क्वेश्चन करना हो आपने, चाहे दो लिमिट्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड करें, या दो बाउंड, लिमिट और बाउंड्री का डिफरेंस आपको पता है, या दो बाउंड्रीज को ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है जी, चले। अब लास्ट एक चीज ये रह गई, हमने जब ये टेबल बनाया था, हमने उस वक्त इस हर क्लास का इंटरवल डिसाइड किया था, वो रेंज ओवर के के साथ 5 आया था ना, 4.17 आया था, राउंड फिगर में 5 आया था। तो हमें पता है कि ये क्लासेस के इंटरवल जो है वो 5 है। हमें अगर फ्रीक्वेंसी टेबल वो दे दे, फिर कैसे कैलकुलेट करना है, या कैसे पता चलेगा
कि इस क्लासेस का इंटरवल जो है वो 5 है। अगर तो नहीं पता आप इसे माइनस कर देंगे, ये तो 4 है, 5 तो नहीं है, तब कि हमें पता ये 5 है। आप जरा इसे माइनस करके देखिए, ये 5 ही है। 90.5 माइनस 85.5, 90.5 माइनस 85.5, ये ठीक है। तो ये तरीका, ये फार्मूला किसका, क्लास इंटरवल देखने का, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल बना हुआ हो और हमने ये चेक करना हो कि किसी क्लास का इंटरवल कितने का आ रहा है, उसकी दो बाउंड्रीज नॉट लिमिट्स को माइनस करेंगे, उसका क्लास इंटरवल आ जाएगा। या दो लिमिट्स को माइनस करके 1 प्लस करते हैं, यही बताया था ना क्यों करना 1 प्लस, तो फिर भी आंसर आ जाएगा। 90 माइनस 86 4 प्लस 155 का है, तो क्लासेस का इंटरवल, और क्लास इंटरवल को हम एच के साथ फिक्स लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ के साथ लिखते हैं, मिड पॉइंट को एक्स के साथ, तो क्लास इंटरवल को एच के साथ लिखा जाता है। किसी न्यूमेरिकल या ग्राफ में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, किसी में इसकी, समटाइम दिस वन एंड समटाइम दिस वन। इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल से क्या क्या मुझे फ्यूचर में रिक्वायर हो सकती हैं चीजें, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मिड पॉइंट कैसे लेना है, इंटरवल कैसे कैलकुलेट करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है, उसको परसेंटेज में कैसे बदलना है, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने किस तरह से कैलकुलेट करनी है। जी कोई कंफ्यूजन हो आपको, आपने मुझसे कोई क्वेश्चन करना हो? चलें जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने इस वक्त फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया हुआ है, इसको अब हम ग्राफ की मदद से या कौन से ग्राफ की मदद से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने एक्चुअली क्लास बाउंड्रीज वगैरह लिखी हुई है, यानी कि जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की वो मैंने जरा एक दफा लिख भी दी, ताकि आप अगर पढ़ें तो आपको भी पता चल जाए। देखिए यहां पर मैंने कैसे लिखा है, क्लास बाउंड्री बनाने का क्या तरीका है, सबट्रैक्ट एनी अपर क्लास लिमिट फ्रॉम इट्स सबसीक्वेंट लोअर क्लास लिमिट एंड देन डिवाइड द डिफरेंस विद 2, कोई गैप क्लास करके हाफ कर दे, यू विल गेट द कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर, यानी कि कंटिन्यूस बनाने के लिए एक फैक्टर आ गया। सबट्रैक्ट दिस फैक्टर, जो भी आंसर आया, फ्रॉम द लोअर क्लास लिमिट्स एंड ऐड टू द अपर क्लास लिमिट्स। तो वो चीज जो मैंने आपको वर्ड्स में बताई, बजाय इसके कि वो लिख लिख के आपको बताता, मैंने वैसे बता दिया। अब इसको पढ़ेंगे तो सही है, वही चीज लिखी हुई है कि जी दो सबसीक्वेंट पिछली क्लास की लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स को माइनस कर ले, गैप को डिवाइड करके 2 से हाफ यानी कि करके एक फैक्टर कैलकुलेट कर ले, जिसे 0.5 कहा था मैंने, 0.5 नॉट 0.05, तो 0.5 इसको फैक्टर कहा था, तो वो कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर कह दें, कंटिन्यूस बनाने का एक फैक्टर बोल दें, और उससे ही आप उसकी क्लास बाउंड्रीज बना देंगे। ग्राफ, हिस्टोग्राफ, फ्रीक्वेंसी टेबल का जो ग्राफ है उसे हम एक जो नाम देते हैं हिस्टोग्राम कॉल करते हैं। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें ये पहले चेक करना पड़ेगा कि जो क्लासेस दी गई हैं हमें, क्या उनकी इंटरवल इक्वल है, चेक करना होगा पहले। यहां तो लिखा हुआ है कि अगर उनका इंटरवल इक्वल हो तो फिर जो ये प्रोसीजर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको आपने अडॉप्ट करना है। यस, हम तो नहीं, एग्जामिनर दे सकता है, क्लासेस के इंटरवल कम ज्यादा हो सकते हैं। वो क्या होता है कि समटाइम्स कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू बड़ी कम होती है, जैसे ये है, इसमें 1 है इसमें 3 है, वो कहता दोनों को इकट्ठा कर लो, तो हम एक ही क्लास बना देते हैं।
105 से 5 से लेके और 115.5 तक। अब इसका इंटरवल 10 का बन जाएगा ना, क्योंकि दो क्लासेस मैंने इकट्ठी कर दी, बाकियों को 5-5 है। बिल्कुल ऐसा होता है कि हम नहीं, मतलब एग्जामिनर लिखते वक्त कहता है जी कि ये मैंने इंटरवल बड़ा बना दिया है, ये मैंने दो क्लासेस इकट्ठी करके छोटा बना दिया, बड़ा बना दिया इंटरवल, तो कर सकता है। इसलिए आपको अगर वो टेबल दे दे और क्या देता है, इसकी हिस्टोग्राम फर्ज करें हमें बनानी है, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या तमाम क्लासेस के इंटरवल इक्वल है, और अगर इक्वल हैं तो फिर एक्स एक्सिस पर आपने ले लेनी है क्लास बाउंड्रीज, याद है ना, नॉट लिमिट्स, और वाई एक्सिस पर रखनी है आपने फ्रीक्वेंसी। ये एग्जाम में भी आ चुका है। In order to construct histogram for equal class interval, what should be on x-axis? और आगे था midpoint, class limits, class boundaries, class interval. तो x-axis पे लेना है आपको class boundaries. ग्राफ तो ना आएगा ड्रॉ करें, तो वो इतने पूछ ले, कहता इसको पता है जी x-axis पे क्या रखना है, y-axis पे क्या रखना है, तो कहता है इसको बनाना भी तो आता ही होगा, छोड़ो बस एक नंबर का पूछ लिया, उसे पता है। ट्रू, देखिए एग्जाम में तो उसने जज करना है कि ये पता है, हाँ जी पता है। मतलब किसी को रास्ता, तुम्हें यार फलां का रास्ता आता है, वो कहता आता है, आप कहते नहीं 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 आता, वो कहता आता है, कहता बस बताओ, अच्छा उधर से जाना, फिर उधर से एक ये आएगा, लेफ्ट हो जाना, आगे की दुकान है कि राइट हो जाना, आप क्या हाँ ठीक है यार तुम्हें पता है। ये तो नहीं कहता अब इसके रास्ते के ऊपर जाकर भी दिखाओ, भैया अगर उसने बता भी दिया तो उसका मतलब है वो पहुंच भी जाएगा। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि अगर आपने बता भी दिया, आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट्स होते हैं, तो एग्जामिनर शायद समझ जाएगा जी ठीक है, ऐसे ग्राफ का पता है, तो ऐसे चेक होगा ना एमसीक्यूज में। एक्स एक्सिस पर आप लेंगे क्लास बाउंड्रीज, बाउंड्रीज है ना, तो बाउंड्रीज बना के आपने डेटा मैंने दिया हुआ है, आपने अगर ना हुआ तो आप बनाएंगे। और अगली क्लास इधर से स्टार्ट हो रही, वो मैंने लिख दिया, ये रह गया। अगली क्लास इधर से स्टार्ट हुई है, ये रह गया है। और वाई एक्सिस पर आ गई फ्रीक्वेंसी, और उसमें भी मैक्सिमम 10 तक जाना है ना, तो मैं हर 2 के कट पॉइंट्स, क्योंकि मैंने कहा था 4 से 5 देख लिया करें कि मैक्सिमम आपने कहां तक जाना है, और फिर उसको अप्रोक्सीमेटली डिफरेंट रेंजेस में 4 से 5 कट पॉइंट्स, और देन आप उसको मार्क कर देंगे। पहली क्लास में वैल्यूज 6 हैं, जैसे बोल रहा हूं मैं ऐसे लिख देना बस। पहली क्लास में वैल्यू 6 है, क्लास कहां से स्टार्ट हो रही है, 85.5 से, और कहां तक 6 वैल्यू कंसीडर करनी है, 90.5 से, फ्रॉम टू, बस ऐसे जरा ग्राफ में लिख दें, फ्रॉम 85 टू 96, फ्रॉम, आप एक बार बनाना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम से, हाइट जब तक 6 नहीं आएगी, 2, ये फ्रॉम 2 हो गया। कहां से स्टार्ट किया, 85.5, कहां तक जाना है, 90.5, किस हाइट पे जाके, 6 पे, फ्रॉम 85, 6 हाइट मेंटेन करनी है, 2, खत्म। और इसको पढ़ते भी ऐसे ही हैं, फ्रॉम 85.5 टू 90.5 देयर आर 6 रीडिंग्स, बार सिंपल बार चार्ट की तरह बार। फर्क अब कहां पर पड़ेगा, अगली क्लास 4 की हाइट पे जाना है, स्टार्ट 90.5, गैप नहीं होगा, यहीं से क्लास को स्टार्ट कर, ऐसे 4, सिंपल बार चार्ट और हिस्टोग्राम में यही फर्क है, बार दोनों में होंगी, लेकिन वहां गैप होगा, यहां गैप नहीं होगा। वहां हाइट या विड्थ आप अपनी मर्जी से प्लेस करोगे, यहां नहीं, यहां आपको पता है ये 5-5 की विड्थ चलनी है, ये नहीं जितनी मर्जी करते हैं। नेक्स्ट, इधर से स्टार्ट करनी है
और 100.5 पे जाना है तो इधर से मैं स्टार्ट करूंगा और वैल्यू कितनी देनी है 10। इसी तरह से आप सारी की सारी बार्स बना देंगे और ऑब्वियसली क्लास बाउंड्रीज में गैप नहीं होता तो इन बार्स के दरमियान में गैप नहीं होगा। सिंपल बार चार्ट में गैप होता है, चूंकि रेड के बाद ब्लू, मेल के बाद फीमेल लिखना है तो ये तो नहीं कि मेल खत्म होगा वहीं से फीमेल स्टार्ट कर दे जी, कोई नंबर तो है नहीं। अब इस ग्राफ में आपको बेसिकली 3 इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये जो रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो क्लास इंटरवल होता है। ऐसे ही होता है ना कि जी यहां से यहां तक इंटरवल आ गया। जो रेक्टेंगल की हाइट है वो फ्रीक्वेंसी होगी। जो रेक्टेंगल का सेंटर है वो मिड पॉइंट होगा। यस, यही एग्जाम के भी इसके रेलेवेंट क्वेश्चन है। वो कहता है द सेंटर ऑफ ईच रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम इंडिकेट्स मिड पॉइंट। Height of each rectangle represents frequency. Width of a rectangle is the class interval. बनाना उसे वो समझता है कि या स्टूडेंट को पता है कि विड्थ कैसे बनती है, हाइट कैसे बनती है और लेंथ कैसे बनती है। तो एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि ये है ही कंटिन्यूस डेटा की, आप देख भी रहे हो इसमें गैप भी नहीं है। अगर डिस्क्रीट होता तो फिर तो सिंपल बार चार्ट बननी थी, क्वालिटेटिव होता तो सिंपल बार चार्ट बननी है, कंटिन्यूस डेटा है तो हिस्टोग्राम बननी है विद नो गैप, कंटिन्यूअस, साथ साथ, जहां एक खत्म अगली वहां से शुरू। जी अब किसी ने कोई इसके रेलेवेंट क्वेश्चन करना हो? अच्छा जी, ये तो हो गया अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और ये जो फ्रीक्वेंसी 6 निकाली है ये हमने खुद निकाली है या हमें दी होगी? डेटा दिया नहीं होगा मैं ड्रॉ करने के लिए, ये पिछली एग्जांपल ही कंटिन्यू कर रहा हूं ना। ये पिछली एग्जांपल है। आपको वो कहेगा, फर्ज करे मैं अगर आपको ये कह दूं, इस तरह से लिख दूं डेटा कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, बना देंगे? कुछ भी नहीं है नीचे, डेटा होगा तो बनाएंगे ना। तो डेटा तो एग्जामिनर देगा आपको, तो फिर ही आप बना सकते हैं। तो मैं आपको डेटा देने के बाद ही कह रहा था ना कि कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, तो डेटा तो दिया जाएगा आपको, डेटे के बगैर तो ना आप बना सकते। तो डेटा तो आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, फिर ही आप इसकी हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो ये दी जाएगी। जी और कोई क्वेश्चन? ये तो था कि अगर क्लासेस के इंटरवल्स आपको उसने डेटा दे दिया, फर्ज करें कहता हिस्टोग्राम बनाएं, ये दो इंफॉर्मेशन तो देगा ना। फिर ग्राफ बनाने के लिए डेटा होगा तो ग्राफ बनेगा, डेटे के बगैर तो नहीं बनेगा। क्लासेस के इंटरवल इक्वल थे, आपने उसकी हिस्टोग्राम बना दी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस क्लास में सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो जिसकी रेक्टेंगल सबसे ज्यादा है 10, ठीक है, इसी में ज्यादा है। आप क्या जी जस्टिफाई है? बिल्कुल जस्टिफाई है, क्योंकि हर क्लासेस को हमने, आप ऐसा कह लें कि मैंने हर स्टूडेंट को 5-5 मिनट दिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस स्टूडेंट ने 10 किए क्वेश्चन, इसने 5 मिनट के इंटरवल में 1 किया, इसने 5 मिनट के इंटरवल में 6 किए, इसने 4 सॉल्व किए। 5 मिनट का इंटरवल वही,
कि यहां से तुम्हारा काम स्टार्ट हुआ है, यहां पर तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, सबको मैंने 5-5 का मिनट दिया, स्टार्ट एंड क्लास, यहां से समझ ले उसका पेपर स्टार्ट किया, यहां पर खत्म किया, ये टाइम है, ये टाइम समझ ले। तो 5-5 मिनट, तो 10 क्वेश्चन, हाँ जी यही ज्यादा है। टेबल में भी यही कह रहे हैं और हिस्टोग्राम में भी यही चीज नजर आती है। ठीक है, जरा अगला ग्राफ देखिएगा। व्हाट अबाउट अगर क्लासेस अनइक्वल इंटरवल की आ जाए, क्लासेस के इंटरवल सेम ना हो, क्लासेस की लेंथ सेम ना हो, हमने नहीं करनी। अगेन डेटा दिया हुआ उसने हमें, उसने एक डेटा देके कह दिया है जरा इसका हिस्टोग्राम तो ड्रॉ करो, ये डेटा दे दिया उसने। क्लास बाउंड्रीज दी, आप कहेंगे आपको कैसे पता चला ये क्लास बाउंड्री ही है, मुझे यहां से पता चला। तो ये तो ऑलरेडी कंटिन्यूस ही है, गैप तो है ही नहीं। जिन क्लासेस में गैप नहीं होता उनको हम क्लास बाउंड्रीज बोलते हैं, और जिनमें होता है उन्हें क्लास लिमिट्स कहते हैं। ये तो क्लास बाउंड्रीज हैं क्योंकि इनमें गैप नहीं है, क्योंकि इनमें गैप नहीं है तो ये तो ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज हैं। ठीक हो गया, ये क्लास बाउंड्रीज है। अब उसने कहा हिस्टोग्राम ड्रॉ करने। पहला काम चेक करना कि क्या जो क्लासेस हैं उनके इंटरवल सेम है, और क्लास इंटरवल का फार्मूला है अपर बाउंड्री, याद है ना, बाउंड्री माइनस द लोअर बाउंड्री। अब ये वो चीजें हैं जो मैंने कहा था कि मैं आपको अभी टेबल में बता रहा हूं, और नेक्स्ट मैंने इनको यूज करनी है, और अब यूज करने लगा हूं कि जी क्लास इंटरवल कैसे कैलकुलेट करना, वो पिछली एक्सरसाइज में बताया आया। डिफरेंस ऑफ टू बाउंड्रीज नॉट द लिमिट्स। इसका जब मैंने डिफरेंस किया है, बाउंड्रीज का डिफरेंस, तो ये बना 5 का। बाउंड्रीज का डिफरेंस किया तो ये बना 10 का। बाउंड्रीज का डिफरेंस किया तो ये बना 20 का। इक्वल तो नहीं है, तो आपने लिख भी लेना। इक्वल हो तसल्ली करके नहीं लिखा था मैंने, कुछ भी नहीं लिखा था पिछली दफा, एच लिखा था नहीं लिखा था, लेकिन देखा जरूर था। कहीं मैंने एच नहीं लिखा था लेकिन चेक जरूर किया था, हाँ सारे बराबर, ये बाउंड्रीज है ना, बाउंड्रीज है। इसके बाद मैंने चेक किया तो पता चला ये तो डिफरेंट आ रहे हैं, तो मैंने अब इसको लिख भी लिया। हर क्लास का इंटरवल मैंने लहदा से साथ लिख भी लिया, इसलिए कि इसका अगर हिस्टोग्राम ड्रॉ करना हो तो एक्स एक्सिस पे तो उसी तरह से क्लास बाउंड्रीज ही लिखनी है, जैसे इक्वल क्लास इंटरवल में लिखी थी। लेकिन वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी की बजाय एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके लिखना है। उसकी रीजन बोलता हूं क्यों लिखना है। पहले सिर्फ ये देख लें कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, एफ ओवर एच। फ्रीक्वेंसी की कोई एडजस्टमेंट की क्यों की, ये अभी देखते हैं। तो ये चीज अब आपने याद की, अनइक्वल क्लास इंटरवल हो, हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी हो, एक्स एक्सिस पे तो उसी तरह से क्लास बाउंड्रीज, वाई एक्सिस पे इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड। अब जरा पहले ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। पहली क्लास 5 से 10, अब दूसरी क्लास जो है वो 10 से 20। मैंने दूर जाके लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये गैप 5 का है आपस का, तो ये तो नहीं हो सकता मैं कहूं इधर 20 आ गया और इधर 100 आ गया, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर 100 लिखना है तो उतना गैप भी तो देना पड़ेगा ना। अगर आप समझते हैं कि इतना गैप मैंने 5 वैल्यूज के लिए दिया है तो यहां 15 ही रख सकते हैं, ऐसे चलेगा ना। तो इसलिए वो मैंने जरा 20 दूर करके लिखा। फिर मुझे पता 40 आना है, वो जरा दूर करके लिखा मैं डबल डिस्टेंस के साथ। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मैंने नोट की, मुझे मैक्सिमम 1.5, मैंने ऐसी जरा 3 कट लगा दिए, 1, 1.5 और 2। हाँ 2 तक जाना था मुझे, 2। पहली क्लास दैट स्टार्ट फ्रॉम 5 एंड्स एट 10 whose adjusted frequency is 2। तो बिल्कुल मैंने 5 से स्टार्ट की, खत्म की 10 पे, और उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी यानी कि हाइट रखी 2। सेकेंड क्लास दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 ends at 20, adjusted frequency 1.5, start from 10 ends at 20, height 1.5, and the last one whose class starts from 20
end at 40, height 1. Starts from 20, end at 40, height 1. अब रेक्टेंगल्स डिफरेंट विड्थ की बनी, इसलिए कि किसी की लेंथ 5 थी, किसी की 10 थी और किसी की 20 थी। अब अगर मैं ये कहूं आपको, फर्ज करें उसी तरह क्वेश्चन करूं कि ये कुछ स्टूडेंट ने कितने कितने एमसीक्यू सॉल्व किए। पहले स्टूडेंट ने 10 किए, दूसरे ने 15 किए, तीसरे ने 20 किए। आप कहेंगे सबसे ज्यादा एमसीक्यू जिसने सॉल्व किए। इनके दरमियान समझ लें कंपटीशन था, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज 20 सॉल्व बाय द थर्ड स्टूडेंट। लेकिन ये जस्टिफाई नहीं है, इसलिए कि आपने इधर टाइम फर्ज करें, ये उसका स्टार्ट टाइम है, ये एंड टाइम है। तो ये ऐसे ही 5:05 पर स्टार्ट किया, 5:10 पे खत्म किया। आपने उसका इंटरवल या गैप दिया 5 मिनट का, उसने 5 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। इस स्टूडेंट का पेपर आपने स्टार्ट किया 5:10 पे, खत्म किया 5:20 पे, तो आपने उसे दिया 10 मिनट का इंटरवल। उस दौरान उसने 15 क्वेश्चन किए। अगला स्टूडेंट आपने 5:20 पे पेपर स्टार्ट किया, 5:40 पर खत्म किया, 20 मिनट का गैप था और उस दौरान उसने किए 20 क्वेश्चन। और आखिर में इसे छोड़ा फर्ज करें और कह दिया ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला स्टूडेंट है, शाबाश। जस्टिफाई नहीं है। आप कहिए आप किसी को आपने 5 मिनट का गैप दिया, किसी को 10 को, किसी को 20 को, ये तो ठीक नहीं है। इसकी टाइम के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, टाइम के साथ। तो कहेंगे जी 10 मिनट 10 क्वेश्चन किए 5 मिनट में, तो ये कह सकता हूं कि 2 पर मिनट बन गया। ऐसे ही है ना, 2 पर मिनट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन किए 10 मिनट में, इसका पर मिनट 1.5 बनता है। 20 क्वेश्चन किए और 20 मिनट में, इसका बनता है 1 पर मिनट। तो सबसे ज्यादा बेहतर तो फिर इसने परफॉर्म किया। देखिए इसी की हाइट सबसे ज्यादा है पहले वाले की, इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से। जब आपने इसकी एडजस्टमेंट की, जो तीसरा स्टूडेंट था उसका काम या उसके एमसीक्यू का टाइम सबसे कम थी, देखने में सबसे ज्यादा इधर से नजर आती है। लेकिन अगर आप उसको इंटरवल के साथ एडजस्टमेंट करें तो वाकई ये तो फिर कम ही होनी चाहिए थी। तो देखें अब जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, वो अगर आप इंटरवल के साथ उसकी एडजस्टमेंट करते हो तो बिल्कुल ट्रू रिफ्लेक्टिव है डेटा का। पिछले में ये मैंने इसलिए एडजस्टमेंट की एक्सरसाइज नहीं की कि सब एक का इंटरवल तो 5 था। अगर मैं यही कह दूं तो इस स्टूडेंट ने 5 मिनट में 6 किए, इसने भी 5 मिनट में 4, इसने 5 मिनट में 10, 5 मिनट में 6, 5 मिनट में 3 और 5 मिनट में 1, फिर तो इसी के ज्यादा है, इसी की ज्यादा है। ये इसलिए जस्टिफाई था कि सब एक का इंटरवल तो सेम था। तो प्रॉब्लम कहां आती है कि जी इस तरह से डायरेक्टली ना लिख दें कि किस क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब वैल्यूज, तो फौरन आप ये कर सकते हो जो कि मिसगाइड है। इंटरवल देख ही नहीं रहे कि जी उसमें बारिश है, उस इलाके में 5 मिनट में बहुत ज्यादा बारिश हुई 10 mm और इसमें 20 मिनट में हुई। आपने कहा ना जी वो 20 mm ज्यादा होती है। ओ भाई आपने 20 मिनट में रिकॉर्ड किया, उसमें 5 मिनट में उतनी बारिश हो गई, ठीक है ना। इसलिए हम फ्रीक्वेंसी की एडजस्टमेंट करते हैं ताकि अगर हम बात कंपैरिजन की करें तो ट्रू रिफ्लेक्टिव तो हो हमारे डेटे का। जी अब किसी ने क्वेश्चन करना हो कि जी हिस्टोग्राम एक ग्राफ है जो कि फ्रीक्वेंसी टेबल का बनाया जाता है, जिसकी एक्स एक्सिस पे तो क्लास बाउंड्रीज रखी जाती हैं और वाई एक्सिस पे देखा जाता है कि इक्वल क्लास इंटरवल है तो फ्रीक्वेंसी, और अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का पर्पस ये है कि हम बता रहे हैं किस क्लास में वैल्यूज ज्यादा हैं और किस क्लास में कम। लेकिन चूंकि क्लासेस के इंटरवल एक जैसे नहीं हैं तो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी की बात करके ये कह देना कि जी इसमें ज्यादा है और इसमें कम है तो जस्टिफाई नहीं था, जिसकी वजह से हमने इसकी एडजस्टमेंट की जिसका नाम था एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी।
और जिसका फार्मूला है f डिवाइडेड बाय h, adjust the frequency relative to the interval of that class। और उसके बाद ग्राफ जब ड्रॉ किया, एक तो ग्राफ में हर रेक्टेंगल की जो विड्थ थी वो डिफरेंट थी, इसलिए कि हर क्लास का इंटरवल डिफरेंट था, और सेकंड कि जिस क्लास में वैल्यू रेलेवेंट टू द इंटरवल ज्यादा थी तो देखें उसी की ही रेक्टेंगल जो है वो ग्राफ में ज्यादा बड़ी शो हो रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये एरिया। ये अब कोई क्वेश्चन करना हो आपने? नो वन? तो साथ साथ में एग्जाम का भी थोड़ा सा आपको पैटर्न जो मुझे स्टूडेंट ने कम्युनिकेट किया आके कि जी इस तरह से एग्जाम में मतलब लास्ट या जो लोग जैसे आप लोग हैं पेपर देने जाएंगे और नेक्स्ट या दो वीक के बाद अपनी अगली क्लासेस के लिए आए, मुझे मिले, मैंने ऐसे ही आपसे पूछ लिया हाँ भाई क्या बना पेपर में, आपने कहा सर ये भी क्वेश्चन मुझे आया था, मुझे याद है, इतना तो होते ना इंसान को, और ये भी आया था, हिस्टोग्राम का था कि एक्स एक्सिस पे क्या होगा, तो वो मुझे स्टूडेंट से एक्चुअली पता चल मतलब थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किस किस्म के या कैसे टाइप के, क्योंकि मैंने तो नहीं ना तो आई कैप अपना एमसीक्यूज पेपर आउट करता है, क्योंकि आपने कंप्यूटर पे करना है वहीं पर खत्म हो जाता है, तो इस तरह से समझ लें कि कुछ स्टूडेंट आके फीडबैक देते हैं कि जी ये इस किस्म के क्वेश्चन थे, तो जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि वो ग्राफ के रेलेवेंट या हिस्टोग्राम के रेलेवेंट पॉसिबली किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में उसके आ रहे हैं, तो फिर उन्हीं लाइन पर हम भी आपसे ये डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी, चले, क्योंकि अगला जो ग्राफ है वो कंप्लीट नहीं होना, अभी आपके पास 6 मिनट हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो दैट्स वाई हम इंशाल्लाह उसको कल स्टार्ट करेंगे, और होप सो कि कल तक हमारा ये जो चल रहा है दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये कल तक इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि डेटे को प्रेजेंट करना, क्योंकि एक चीज रह गई है, एक तो 2 ग्राफ रह गए कि जी 2 ग्राफ और हैं आपके रेलेवेंट कोर्स के, और एक स्टेम लीफ प्लॉट रह गया, यानी कि थर्ड मेथड टू प्रेजेंट द डेटा रह गया, वो बड़ा सीधा सीधा ही है, वो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, तो फिर तीनों आपके प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के जो टॉपिक है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए।